नमस्कार। मैं विश्वास उड्डी हूँ। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेके मैं आपके सामने आया हूँ, मैक्स महाराष्ट्र हिंदी के चैनल के ज़रिए। आप सब जानते हैं कि आरबीएल बैंक एक निजी क्षेत्र की बहुत बड़ी बैंक है और आरबीएल बैंक का अगर आप इतिहास देखें तो इसका नाम है रत्नाकर बैंक लिमिटेड। रत्नाकर बैंक लिमिटेड ये 92 ईयर्स पहले इसका कोल्हापुर में जन्म हुआ और ये एक महाराष्ट्र की, देश की एक निजी क्षेत्र की अच्छी बैंक है। अब ये जो नया मॉडल है आरबीएल बैंक, ये 2003 में जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक नियम उन्होंने कायम किया कि बैंकों में कम से कम 300 करोड़ का पूंजी होना जरूरी है, अपना पूंजी, शेयर कैपिटल। तो ये सारे जो बैंक थे, मान लो आप सांगली बैंक है, रत्नाकर बैंक है, गणेश बैंक ऑफ कुरुंदवाड़ है, वैसे देखा जाए तो यूनाइटेड वेस्टर्न भी, ये महाराष्ट्र के कुछ बैंक्स थे। अब बैंक ऑफ कराड़ तो 93 में मर्ज हो गई हर्षद मेहता के कांड में बैंक ऑफ इंडिया में। वो एक ऐतिहासिक मामला हम सब जानते हैं। बैंक ऑफ कराड़ भी एक निजी क्षेत्र की बैंक थी, वो बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज हो गई। तो महाराष्ट्र के इस पश्चिम महाराष्ट्र, दक्षिण महाराष्ट्र में ये जो बैंक है, निजी क्षेत्र के बैंक, ये उनकी एक, जिसे कहते हैं कि विविध समुदाय की बैंक है। अब जैन समुदाय जो है कोल्हापुर, सांगली, सतारा, इस पूरे एरिया में, ये किसान लोगों की या फिर आम मजदूर हो, आम नागरिक हो, इन्होंने पैसा निकाल के इस बैंक को जन्म दिया। और आज के तारीख में भी आरबीएल बैंक का कोई प्रमोटर नहीं है। जैसे फेडरल बैंक है केरला में, यहाँ पे कोई प्रमोटर नहीं है। ये आम लोगों की एक निजी क्षेत्र की बैंक अभी 92 ईयर से आरबीएल बैंक चल रही है। अभी उसका नाम आरबीएल बैंक है। आज की तारीख में मैं सोचता हूँ कि इनका बैलेंस शीट करीब करीब 2.25 लाख करोड़ का है। इसका मतलब बहुत बड़ी बैंक है, ये काफी कामयाब बैंक है। इसमें ऐसी कोई खराबी नहीं है। तो निजी क्षेत्र की बड़ी बैंक है, प्रॉफिट मेकिंग है, रेशो सब ठीक ठीक है। अब यहाँ पर जो काम करने वाले अधिकारी है, कर्मचारी है, इनको इंडियन बैंक एसोसिएशन और ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज हो या ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन हो या यूनाइटेड फोरम हो, इनमें जो एक एग्रीमेंट होता है उसके तहत उनको सर्विस कंडीशन मिलता है। तो ये इसकी एक हिस्ट्री हो गई। लेकिन अब जो आरबीएल बैंक के बारे में मीडिया में जो आ रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से जो आ रहा है, आरबीआई की तरफ से जो आ रहा है, वो चौंकाने वाली बात है। और वो बात मैं आम नागरिकों के हित में क्या है और क्या नहीं, ये सोचने वाली बात है। एम्प्लॉयज के जॉब्स, ऑफिसर्स के जॉब्स, ये एक सवाल तो है। आरबीएल बैंक का स्ट्रक्चर आज का जो है वो पहले वाले रत्नाकर बैंक, जिसका ओरिजिनल बैंक वो है, तो उसका जो एक मॉडल था, वो विश्ववीर आहूजा जो चेयरमैन थे, जो बैंक ऑफ अमेरिका से आए थे लेकिन रत्नाकर बैंक के वो चेयरमैन बने, उनका एक दौर था 2003 से लेके मान लो 2022, 23, 24 तक था। उसके बाद बोर्ड चेंज हो गया, आरबीआई के कुछ नियम है, बोर्ड चेंज हो गया, उनकी टर्म खत्म हो गई। अब सवाल ये मैं आपके सामने रखता हूं कि आरबीएल बैंक का कोई प्रमोटर नहीं है, लेकिन उसका अगर शेयर होल्डिंग का पैटर्न देखा जाए तो 48% अभी भी लोगों के हाथ में है, केंद्र सरकार के हाथ में लेस देन 1% है। और यहाँ पे शेयर होल्डिंग जो मार्केट में भी है, वो देखा जाए तो अभी भी ये लोगों की बैंक कहा जा सकता है। ये किसी एक ग्रुप की बैंक नहीं है, किसी बिजनेस ग्रुप की नहीं है, किसी कारपोरेट हाउस की नहीं है, किसी एक पॉलिटिकल ग्रुप की नहीं है। लेकिन यहाँ पे जैन समुदाय जो है, दक्षिण भारत के जैन समुदाय, हमारे कोल्हापुर, सांगली, सतारा, इस एरिया में रहने वाले आम किसान भाई जो जैन समुदाय के हैं, इनका बहुत बड़ा शेयर वहां पे है, वो आम आदमी का है। अब इन्होंने इस बैंक को जन्म दिया, बड़ा किया। अब बड़ी बैंक भी है, इसका हेडक्वार्टर अभी भी रजिस्टर्ड ऑफिस कोल्हापुर में, अदरवाइज इंडिया बुल ऑफिस में इनका दूसरा ऑफिस है।
अब जो मैं कहने जा रहा हूं वो ये है कि इस बैंक को जब उनकी 12 तारीख को ऑल इंडिया उनकी एजीएम हो रही है, इस एजीएम में उनका जो 60% इक्विटी जो है वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होने जा रहा है। एक फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर आके एजीएम में आरबीएल के बोर्ड का एक डिसीजन, इनमें एक अंडरस्टैंडिंग होता है। ये अंडरस्टैंडिंग ये होता है कि हाँ, हमारे एजीएम में हम रेजोल्यूशन करेंगे, 60% इक्विटी आप ले लो। अब वो 60% इक्विटी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब मान्यता देगी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में पीयूष गोयल के साथ जो मिनिस्ट्री है वहां पे भेजेगी, ऑफ कोर्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में भेजेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उस पॉलिसी के तहत इसको मान्यता लेगी, तब वो एजीएम का जो रेजोल्यूशन है उसको एक सेंट्रल गवर्नमेंट की साइंटिटी होगी। लेकिन ये जब हो रहा है तो एक टैसिट अंडरस्टैंड तो क्लियर है कि आरबीआई इसको अप्रूवल देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको अप्रूवल देगी। ये लोगों को मालूम नहीं है। लोगों को मालूम तभी होगा जब 12 तारीख की जनरल बॉडी मीटिंग होगी, और तब शॉक हो जाएगा सबको। सबको शॉक हो जाएगा कि 60% जो इक्विटी है वो एक फॉरेन इंस्टीट्यूशन को जाएगी, और वो फॉरेन इंस्टीट्यूशन दुबई की गवर्नमेंट है। एमिरेट्स नेशनल बैंक ऑफ दुबई, इसके पास वो 60% इक्विटी जाएगी, जहां पे आज के आरबीआई के रूल्स आज कहते हैं कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स पब्लिक सेक्टर में 20% और प्राइवेट सेक्टर में वो हाँ 74% भी आ सकते हैं। लेकिन आईसीसी और एचडीएफसी में वो अभी 74 से डाउन होके 51% आरबीआई ने उनको मजबूर किया है। तो इसलिए एचडीएफसी बैंक और आईसीसी बैंक फॉरेन एफआई इंस्टीट्यूशन जो है, एफडीआई है, वहां पर है, लेकिन वो इंडियन प्राइवेट सेक्टर बैंक है। और यहां पे क्या होने जा रहा है, यहां पे आज की तारीख में कोई प्रमोटर नहीं है, लेकिन एजीएम में ये डिसीजन होता है और आरबीआई उसको मान्यता देती है, तो 60% एमिरेट्स नेशनल बैंक ऑफ दुबई को ये 60% स्टेक जाएगा, और ये कंट्रोल करता है दुबई गवर्नमेंट। तो क्या दुबई गवर्नमेंट रत्नाकर बैंक मतलब आरबीएल बैंक को कब्जा कर रही है? आप सही सुन रहे हो, हाँ, दुबई गवर्नमेंट आरबीएल बैंक को कब्जा कर रही है। अब सवाल यह है, भारतीय नागरिकों को यह मालूम नहीं है। अब इसी नेशनल बैंक दुबई मतलब एमिरेट्स नेशनल बैंक ऑफ दुबई, इन्होंने आईडीबीआई बैंक में भी स्टेक लगाया है, बोली लगाई है। अब आरबीआई का डिसीजन जो सितंबर में होने वाला था, आईडीबीआई का डिसीजन सितंबर से लेकर दिसंबर तक पोस्टपोन हो गया। दिसंबर से अभी पोस्टपोन होके सरकार ने कहा कि नहीं भाई, हम मार्च तक करेंगे। अब वो आईडीबीआई का मामला बंबई के हाईकोर्ट में हम लोगों ने कॉन्टेस्ट किया है। यू कैनॉट सेल आईडीबीआई बैंक। आईडीबीआई बैंक एक पब्लिक सेक्टर बैंक है, तो पिछले 2 साल से वो कानूनन लड़ाई चल रही है, स्ट्राइक्स होते रहते हैं, आंदोलन होता रहता है, लेकिन वो मार्च 2026 तक का मामला गया है। इस बीच हमने देखा कि मई महीने से लेके यस बैंक में 26% शेयर यस बैंक का, सुमिटोमो बैंक जापान का नंबर 2 का बैंक, इन्होंने कब्जा कर लिया है। उन्होंने ये स्टेक कब्जा करने के बाद यस बैंक सुमिटोमो बैंक के पास जाएगी, मतलब जापान का कंट्रोल होगा। तो वहां पे 26% उन्होंने कंट्रोल किया है, उनका इरादा है कि 51% वो कंट्रोल करेगी। अब मैं कह रहा हूं कि रत्नाकर बैंक में नेशनल बैंक ऑफ दुबई का कंट्रोल होने जा रहा है, और 22 तारीख के जनरल बॉडी मीटिंग में ये तय होगा। ये मुद्दा है। आज एक निजी क्षेत्र की बैंक जाएगी, यस बैंक तो आधी जा चुकी है, आईडी बैंक जाने के कगार पर है, और 12 बैंक नेशनलाइज, 4 बैंक होने की भाषा इस देश की फाइनेंस मिनिस्टर कर रही है। और फाइनेंस मिनिस्टर ये भी कह रही है एज ए पॉलिसी डिसीजन कि हम
निजी क्षेत्र छोड़ दो, हम पब्लिक सेक्टर बैंकों में 49% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाने की तैयारी कर रहे हैं। वो डिसीजन जब होगा तब होगा। मतलब ये है कि पहले निजी क्षेत्र के बैंक और ये सारा फाइनेंशियल सेक्टर ऑफ इंडिया, बंबई उसकी कैपिटल सिटी है, यहां से मूव हो रहा है। कैपिटल सिटी पॉलिटिकल दिल्ली में है, लेकिन आर्थिक क्षेत्र का कैपिटल है बंबई। यहां से ये मूव हो रहा है कि आरबीएल को हाईजैक किया जाए, दुबई गवर्नमेंट को सौंप दिया जाए। इसको आरबीआई मान्यता देती है, पीयूष गोयल साहब की मिनिस्ट्री मान्यता देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट मान्यता देगी, और हमारे पॉलिटिकल पार्टीज, हमारे ट्रेड यूनियंस, हमारी जनता, भारतीय नागरिक क्या करेंगे? मेरा सवाल यह है, क्या इस इंडिया कंपनी का भारत में प्रवेश कैसे हुआ था, क्या हमें इतिहास मालूम नहीं है? क्या इस इतिहास को आज का मोदी सरकार फिर से दोहराना जाने वाला है? जिस बैंकिंग क्षेत्र को मैडम इंदिरा गांधी ने 1969 में नेशनलाइजेशन किया और देश की आर्थिक परिस्थिति मजबूत होने लगी, बैंक्स बिलोंग टू द पीपल ऑफ इंडिया, एलआईसी बिलोंग्स टू द पीपल ऑफ इंडिया, पब्लिक सेक्टर बिलोंग्स टू द पीपल ऑफ इंडिया, ये हमारी भाषा हमारे संविधान के तहत हम बोलने लगे और देश की जनता की सेवा में ये सारे इंस्टीट्यूशन काम करने लगे। इसलिए देश बड़ा हुआ, सार्वजनिक क्षेत्र बड़ा हुआ। हमारी गरीबी दूर होने में नेशनलाइज बैंकों का और पुराने जमाने के निजी क्षेत्र के बैंकों का बहुत बड़ा योगदान है, और ये इस देश की पार्लियामेंट की धरोहर है, इस देश की संविधान की धरोहर है। आज संविधान को मानने वाले नहीं, संविधान का विरोध करने वाले लोग केंद्र में बैठे हैं। वो देश के हर संस्था को, यहां पर आरबीआई को और सेबी को इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे ज्ञानेश कुमार को इस्तेमाल किया जा रहा है एसआर के लिए, वोटर्स लिस्ट के लिए, वोट बंदी के लिए, वोट चोरी के लिए। यहां पर आपका और मेरा पैसा, भारत के नागरिक का पैसा, रत्नाकर बैंक हो या यस बैंक हो, आईडीबीआई बैंक हो या स्टेट बैंक हो, आखिर ये भारत के नागरिकों का पैसा है। मैंने बार बार कहा है, 250 लाख करोड़ की ये हमारी बचत, क्या हमारी बचत विदेशी सरकारों के हाथों में सौंपने की तैयारी? एफडीआई को बढ़ाओ और फिर वो विदेशी सरकारों के हाथों में दे दो। क्या इसलिए बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था? इंदिरा गांधी और नेहरू का द्वेष करते करते आज मोदी सरकार हमारे देश की धरोहर, सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक्स, हमारे निजी क्षेत्र के अच्छे बैंक्स जो देश की जनता के लिए काम कर रहे हैं, इनमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के नाम पर 20% का वो जो बारकोड है उसको चेंज करके 26%, 49% और अब तो 60% आरबीएल में आ रहा है। आरबीएल अब बहुत बड़ी बैंक है। ये निजी क्षेत्र की बैंक, कोल्हापुर, सांगली, सातारा के लोग क्या देखते रह जाएंगे? उनके आंखों के सामने जैन समुदाय की ये बैंक, भारतीय जनता की एक बैंक, भारतीय नागरिकों की बैंक, इनकी बचत क्या हम विदेशी सरकारों को हाथों में सौंप देंगे? क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट चाहता है, ये आरबीआई चाहता है, ये सेबी चाहता है, ये कुछ उद्योगपति चाहते हैं। सवाल हमारा और आपका है, हमारी बचत देश के हित में इस्तेमाल हो, किसानों के हित में, मजदूरों के हित में, उद्योग के हित में, छोटे उद्योग पनपने के लिए हमने हमारी बचत की है। हमने इसको मार्केट ओरिएंटेशन के लिए नहीं दिया था। हमने इसलिए इस बचत को पूंजीपतियों के धन संपत्ति बढ़ाने के लिए नहीं किया था। हमने बैंक राष्ट्रीयकरण को मान्यता दी, हमने सार्वजनिक क्षेत्र को मान्यता दी, और उस वक्त भी जो 7% बैंकिंग सेक्टर है वो प्राइवेट सेक्टर में रहा। उसमें से एक अच्छी बैंक रत्नाकर बैंक लिमिटेड थी, जो आज आरबीएल कहलाती है। सांगली बैंक आईसीआईसीआई ने ली, यूनाइटेड वेस्टर्न बैंक आईडीबीआई ने ली, बहुत सारे छोटे बैंक पब्लिक सेक्टर में मर्ज हुई। अगर रत्नाकर बैंक को कुछ प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर रत्नाकर बैंक को कुछ प्रॉब्लम है तो किसी भी पब्लिक सेक्टर बैंक में इसको मर्ज कराते। ऐसा नहीं हो रहा है, ये विदेशी सरकार को दिया जा रहा है।
मैं आप सभी नागरिकों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं तमाम भारतवर्ष में कि ये फॉरेनाइजेशन ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम की शुरुआत है। जागो, भारत के बचतदाताओं, नागरिक मंडली, जागो। तमाम मजदूर संगठन को मैं आह्वान करता हूं, जागो। मेरा निवेदन सभी नागरिकों से यह है जो बैंकों में बचत करते हैं, जो बैंकों की साख पर विश्वास रखते हैं, इनकी साख को एक बहुत बड़ा धोखा है। इस देश की केंद्र सरकार, इस देश के आरबीआई और इस देश के कारपोरेट्स आपसे आपका ट्रस्ट संभालते नहीं है। इसलिए इस देश के नागरिकों से एक धोखा हो रहा है और ये धोखा हमारी बचत को विदेशी सरकारों को सौंपा जा रहा है। इस देश के नहीं, विदेश के कारपोरेट्स को सौंपा जा रहा है। विदेश के बैंकों को हमारी मालिकी सौंपी जा रही है। ये खतरा सिर्फ निजी क्षेत्र के बैंकों को नहीं है। शुरुआत ये है, शुरुआत महाराष्ट्र से है, शुरुआत बंबई से है, शुरुआत कोल्हापुर से है, लेकिन ये अगले वर्ष भर में पूरे भारत भर में ये खतरा सभी लोगों को महसूस होगा। इसलिए मोदी सरकार की नीति आप समझ लो, अपनी बैंकों की सुरक्षा करने के लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण और पुराने बैंकों का वो जो अस्मिता है, चाहे फेडरल बैंक हो, चाहे नैनीताल बैंक हो, चाहे आरबीएल हो, ये सारी हमारी बैंक है। कर्नाटक बैंक है, बहुत सारे और बैंक है जो 60-70 साल से इस देश में काम कर रहे हैं। उनको काम करने का मौका देना चाहिए। इसके पहले अगर वो काम नहीं करते थे, वो टूटने के कगार पर थे, तो पहले की कांग्रेस सरकार में ऐसे निजी क्षेत्र के बैंकों को नेशनलाइज किया और उन्होंने जो बचतदार है, जो कर्मचारी है, इनकी सेवा शर्ती को सेव किया, बचाव किया और भारत का जो राष्ट्रीयकृत बैंकिंग क्षेत्र है, सार्वजनिक क्षेत्र है, इसको मजबूती लाई। ग्लोबल ट्रस्ट बैंक से देखो या और कोई भी बैंक देखो, कांग्रेस के जमाने में जब कोई भी निजी क्षेत्र की बैंक टूटती थी सही माने में, तो उसको नेशनलाइज किया जाता था। आज आरबीएल को दुबई सरकार को बेचा जा रहा है। हम कहते हैं इसको नेशनलाइज करो, लेकिन वैसे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसको अगर दुबई सरकार के हाथों देते हो तो ये देश को बहुत बड़ा खतरा है। बैंकिंग क्षेत्र में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इस तरीके से आना देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। बस मैं यहीं पे रुकता हूं। अब सोचो और 12 तारीख को जो होने जाने वाला है उसका विरोध करने के लिए तैयारी करो। कोल्हापुर में, सांगली में, सातारा में, पूरे देश भर में जो रिटायर्ड बैंक कर्मचारी है, जो सर्विस में बैंक कर्मचारी है, इनके दिमाग को ये धक्का देने वाली बात है। आपकी पेंशन सुरक्षित नहीं है, आपका सेवा शर्ती सुरक्षित नहीं है, आपका कुछ भी सुरक्षित नहीं रहेगा। अगर बैंक आपकी नहीं रहती है, आपके देश की नहीं रहती है, आपका क्या सुरक्षित रह सकता है? मैं यहीं पर रुकता है। मैं आपको सोचने पर मजबूर कर रहा हूं। आप सोचिए और रत्नाकर बैंक लिमिटेड को कोल्हापुर की जनता बिकने नहीं देंगी। ये कोल्हापुर की जनता का, रत्नाकर बैंक के ऑफिसर्स का, रत्नाकर बैंक के रिटायरीज का और उस पूरे एरिया के पॉलिटिकल पार्टीज का एक इरादा बनना चाहिए। और हाँ, वो इरादा है और इसलिए एक संघर्ष के लिए तैयार हो जाओ। बस यहीं पर आप सोचते रहो, लड़ाई के लिए तैयार रहो। धन्यवाद। ये वीडियो आप लाइक कीजिए, आप शेयर कीजिए। बार बार मिलते रहेंगे, हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे। धन्यवाद।